अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फ़िदाउल्लाह चौधरी। बात करेंगे हम हेल्थ इश्यूज़ पर कि हेल्थ के जो मामलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों को फेस करना पड़ता है, वो तो एक तरफ। उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स जो लोगों की खिदमत करते हैं सारा दिन सुबह से शाम तक हॉस्पिटल्स के अंदर, कि उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह से फेस करते हैं। क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है कि इसके अंदर देखने में ये आता है कि लोग जो है कि बहुत बुरी तरह से जो डॉक्टर्स होते हैं कि वो एजुकेशन लेने के बाद आगे के इतने मराहल होते हैं उनकी जॉब तक के, जॉब स्कोर होने तक, कि वो लोग परेशानी का शिकार रहते हैं। अच्छा, जो लोग जॉब्स पर चल जाते हैं उनके लिए आगे ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी आगे सैलरीज़ का इशू, उनका सर्विस स्ट्रक्चर, उनके लिए आगे इंडक्शंस चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाती हैं वहाँ पर। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदूस साहब, YDA के रहनुमा हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम सलाम। जी बताइएगा अब्दुल कदूस साहब कि जो YDA भी जो एक बनी हुई है, जो स्टूडेंट्स से जो डॉक्टर्स बनते हैं उनके जो मफादात हैं, उनके लिए जो प्रॉब्लम्स के सामने आते हैं उनको देखने के लिए, तो वो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से मैक्सिमम जॉब्स कोर्स की जा सकती हैं जो फ्रेश लोग आते हैं इसमें? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब भी डॉक्टर कम्युनिटी को कोई मसाइल दरपेश आए या हमारा हेल्थ सिस्टम किसी भी मुश्किल में फंसा हुआ, तो हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं उन्होंने हमेशा जो हमारे मसाइल हैं उनको उजागर किया। अब बात ये है कि जो आपने मुझसे सवाल किया कि जो हमारे न्यू ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनकी जो जॉब्स की इशूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। हम इस इशू को आप शुरू से देख लें कि एकदम से जो डॉक्टर्स की प्रोडक्शन है उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया है कि जो डॉक्टर्स 3,000 गवर्नमेंट के थे, 2 से 3,000 प्राइवेट के होते थे, अब वो कम अज़ कम 10 से 15,000 पर एनुअल प्रोडक्शन चली गई आपकी, जिस वजह से जो आपकी जॉब्स हैं वो कम हो गई हैं और जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गई है। हमने गवर्नमेंट को जो बहुत सारी सजेशन दी थी उनमें से एक ये भी थी कि आप पेरीफ्री के अंदर जो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट हैं उन्हें आप TDS रोस्टर पे चला दें, कि TDS रोस्टर का मतलब यह है कि दिन में मतलब 3 दफ़ा 24 आवर्स चलेगा, सुबह दोपहर और शाम 8 आवर्स रोटेशन पे 8 आवर्स रोटेशन पे चलेगा और 3 डॉक्टर्स आप वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और उन 3 डॉक्टर्स के एडजस्ट होने की वजह से एटलीस्ट 5,000 to 6,000 डॉक्टर्स एडजस्ट होंगे। उसके अलावा यह है कि THQ के ऊपर, DHQ के ऊपर गवर्नमेंट बेड कैपेसिटी बढ़ा देती है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनको रिक्रूट नहीं करती। आप मिनिस्टर को देख लें कि यहाँ पे बेड जो सेंक्शनड है वो कितने हैं और यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है और उनके लिए इन लोगों ने डॉक्टर्स कितने रखे हुए हैं। गवर्नमेंट की जो उनका फोकस है वो हेल्थ सिस्टम है ही नहीं, ना उनका फोकस यहाँ के डॉक्टर्स हैं। उन्होंने वोट लेने हैं और वो जो जनरल पब्लिक है उन्हें सिर्फ एक धोखे में रखा हुआ है और डॉक्टर्स को टार्चर पे टार्चर करते जा रहे हैं ये लोग। नहीं, अभी आप ये देखें ना कि अभी जो इतनी बड़ी तादाद में जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं डॉक्टर बन के, MBBS करके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, फिर गवर्नमेंट के इदारे हैं, उसके बाद बाहर से आते हैं, चाइना से, अज़बकिस्तान से, बाहर जो लोग वापस आते हैं, आकर वो जो सारी एक बन जाती है, एक बहुत बड़ी तादाद बन जाती है, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास जॉब्स नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। अच्छा, फिर जो लोग हैं कि वो बाहर प्राइवेट में भी करने से ज़्यादा वो प्रेफरेंस उनकी होती है कि गवर्नमेंट जॉब भी हो जाए। तो देखिए अभी इसमें ये भी तो है ना प्रॉब्लम कि लोग प्राइवेट जॉब्स पे नहीं जा रहे, छोटे हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल इंडक्शन एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी उसमें एक ये है कि जितना आपका पेरीफ्री का जो एक्सपीरियंस होगा उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। BHU RST के जो 1 ईयर के नंबर हैं वो 10 हैं, THQ के DHQ के जो नंबर हैं वो 6 हैं और इस तरह टर्शरी केयर में 1 साल नौकरी करने के जो आपके नंबर हैं वो 4 हैं। अब अगर आप ये देखें कि MBBS के बाद कौन सा बंदा है जो प्रैक्टिस कर सकता है। हर पेशेंट आजकल एक FCPS बंदे को प्रेफर करता है, तो हर डॉक्टर जो ग्रेजुएट होता है, जो फ्रेश ग्रेजुएट है, उसकी ख्वाहिश होती है वो FCPS करे और FCPS करे किसी गवर्नमेंट की रिनाउंड हॉस्पिटल से। उसमें आने के लिए उसे मेरिट बनाना पड़ता है और मेरिट के लिए उसे पेरीफ्री का एक्सपीरियंस चाहिए और पेरीफ्री का एक्सपीरियंस उसे किसी प्राइवेट जॉब से नहीं मिलेगा, उसे गवर्नमेंट जॉब से मिलेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती तो इस पॉलिसी को खत्म कर दे कि जिस पॉलिसी में मेरिट का कत्लेआम हो रहा है और उस पॉलिसी की वजह से हर डॉक्टर पेरीफ्री में जाके जलील हो रहा है, उस पॉलिसी को अमेंडमेंट लें। देखिए अभी ये तो जो मामला था कि YDA बहुत अरसे से जो अरसा दराज से यही इश्यूज़ लेकर आगे चल रही है, तहरीक भी चली इस पर प्रोटेस्ट भी हुए, इस पर गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी हुई, नेगोशिएशन भी हुई, लेकिन फिर भी क्या वजह कि फिर भी प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है, डे बाय डे, कम होने में नहीं आ रहा।
क्या देखें, जो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका काम होता है कि मसाइल को उजागर करना, अपने हक के लिए लड़ना। हम लोगों ने जब भी मूवमेंट शुरू की, हमने पे राइज के लिए मूवमेंट शुरू की थी, वो इन लोगों ने पे राइज, हमारी जो पे थी वो बढ़ा दी थी। हम लोगों ने अब सीट्स इंक्रीमेंट के लिए इन लोगों से स्ट्राइक और मूवमेंट्स अपनी सारी शुरू कर दी हैं। लेकिन मसला ये होता है कि गवर्नमेंट के पास, अब आप रिसेंटली देख लें कि जो एजुकेटर्स की सीटें इन लोगों ने अनाउंस की हुई थी 20,000 या कोई 30,000 थी, वो इन लोगों ने ख़त्म कर दी। गवर्नमेंट कोई सीट देने के लिए तैयार ही नहीं है। खान साहब तो कहते हैं कि वो पहले कहते थे कि हम बाहर वाले मुल्कों से लोग आएंगे नौकरियां करने के लिए, हालात ये बना दिए इस मुल्क में कि यहाँ से लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो अच्छा, इसमें वाईडी का कसूर नहीं है, हम लड़ते हैं अपने मसाइल के लिए, हम अपना हक लेने के लिए लड़ते हैं, हम मसाइल को उजागर भी करते हैं, हम गवर्नमेंट के ऐवानों तक भी पहुंचाते हैं। अभी जैसे आप बात करते हैं कि पैराफ्रीज के अंदर के जो है रोटेशन कर दी जाए, 8 आवर्स की रोटेशन, जिसमें 3 डॉक्टर्स जो है ना, वो 3 डॉक्टर जो है इंडक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट से देखें तो गवर्नमेंट एंड से तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम 3 डॉक्टर्स को उस लेवल पे एंटरटेन कर सकें कि 3 डॉक्टर्स की सैलरीज चीज़ें। कहते हैं जी BHU पे क्योंकि इतना रश ही नहीं होता, जो आगे डिस्पेंसरीज हैं पैराफ्रीज के अंदर वहाँ पर इतने अच्छा, क्योंकि अच्छा चलें डॉक्टर्स भी कर दें। कई ऐसे वो हैं जहाँ पर डॉक्टर्स ज़्यादा हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ इस चीज़ का। आप अगर पेरिफेरी में जाएं ना, जहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं या RSCs वगैरह है, वहाँ पे आप देखेंगे जो क्वैक्स बैठे हुए हैं ना पेरिफेरी के अंदर, उनकी प्रैक्टिस कितना है कि वो पर डे कितना पेशेंट चेक कर रहे हैं। अगर एक क्वैक पर डे 200 to 300 पेशेंट चेक कर रहा है, तो क्या वहाँ पे पेशेंट्स के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है? एक बेसिक हेल्थ यूनिट में जो एक देहात के अंदर होता है, जिसे 2-3 विलेजेस साथ आके कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए पेशेंट की जो रेशो है 100 to 150 होती है, उससे भी शायद ज्यादा हुआ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, आपका पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रही है और आप कहते हैं आपकी जो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो पिछले 10 साल से सेम खड़ी है। आप किस तरह कह सकते हैं? आप WHO के क्राइटेरिया को उठा लें, पर पेशेंट पर डॉक्टर जो पेशेंट की रेशो है, अब वो उठा लें कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है। जहाँ पे आपको 100 पेशेंट्स के लिए एक डॉक्टर चाहिए था, वहां पे आपको 1000 पेशेंट्स के लिए एक डॉक्टर मिल रहा है, और आप कहते हैं कि डॉक्टर्स हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस उस सेंस में नहीं हो रहा है कि हमें जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस इस सेंस में हो रहा है कि हमारे पास उनकी इंडक्शंस नहीं है, उनको जॉब्स नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह एंटरटेन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, कि जिसकी वजह से कि वो लोग अपनी प्रॉपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर सकें। अच्छा, इसके साथ अब ये भी तो देखें कि जो हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो उससे पे भी बड़े इश्यूज आ रहे हैं डॉक्टर्स की तरफ से। अब जो हमारी FCPS की ट्रेनिंग है, मतलब जो हमारी स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग होती है, उसमें होता ये है कि अब जब से ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन आया है, इन्होंने मतलब अपनी तरफ से कोई नए हथकंडे खेलना शुरू कर दिए हैं कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके उनके डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है उन्हें डी-रिकग्नाइज कर दिया, सीटें रिड्यूस कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि 1000 सीटें, उनमें से जो आपकी पेड सीटें होंगी वो 600 होंगे, बाकी जो 400 उस प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हैं आपके, उन्हें अगले 4 से 6 महीने पे नहीं मिलेगी, वो जलील होते रहेंगे। कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कभी VC साहब के पास जा रहे हैं, कभी हेल्थ मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, और उनके पास सिर्फ एक वो क्या कहते हैं लॉलीपॉप देने के अलावा और कुछ भी नहीं है इनके पास। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी देखी जा रही है कि नए डिपार्टमेंट्स नहीं खोले जा रहे हैं कि जिनकी ज़रूरत है। अभी बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है ना कि इस तरह से डिपार्टमेंट्स नहीं है कि जो डिफरेंट डिजीज से रिलेटेड हैं। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर तो हैं, आपकी बात बिल्कुल, लेकिन जो DHQ लेवल अगर देखा जाए तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं। अभी तक आप ये देखें कि जो हमारी पेरीफ्री के THQs हैं, DHQs हैं, या नीचे वाले जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे पेरीफ्री के, वहाँ पे अक्सर स्पेशलिटीज़ हैं ही नहीं। इसलिए जो बंदा स्पेशलिटी में, उस सब स्पेशलिटी में अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करके खड़ा होता है, वो पेरीफ्री में जाके गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर सकता, उसे टर्शरी केयर में रिक्रूट किया जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि DHQ को, THQ को अपग्रेड करे, उसे इतना अपग्रेड करे कि पेशेंट वहां से रेफर उस सूरत में हो कि वहां पे वो ICU वाली फैसिलिटीज के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट लेके आए। वहां पे तो आपके मतलब जो ऑक्सीजन वाले सिलेंडर्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते, वहां पे आपको ऑक्सीजन मास्क नहीं मिल रहे होते, वहां पे आपकी अभी रिसेंटली बहावल नगर के अंदर एक इशू है कि रात के 3-4 बजे लाइट चली गई है और वहां से मतलब पीड्स वार्ड के अंदर लाइट चली गई, ऑक्सीजन की सप्लाई डिसरप्ट हुई है और वहां पे 4 से 5 बच्चों की डेथ हो गई है। बिल्कुल। अभी लेकिन अभी ये भी तो चीज़ देखे ना कि अभी मोस्टली देखा गया गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितने DHQs हैं, अच्छा कोई भी प्रॉब्लम होता है साथ ही वो रेफर कर देते हैं कि जी रेफर टू निश्तर। अब उसकी वजह यही है ना कि जब आपकी एक सब स्पेशलिटी का बंदा वहां पे नहीं होगा,
जब आप वहाँ पे न्यू डॉक्टर्स जो है, न्यू कंसल्टेंट जो है वो रिक्रूट नहीं करेंगे, जब वहाँ आप न्यू डिपार्टमेंट्स नहीं बनाएंगे, जब आप वहाँ पे बेड्स की कैपेसिटी के लिहाज से उतने ही डॉक्टर्स नहीं देंगे, तो वो पेशेंट्स कैसे मैनेज होगा? ना आप फैसिलिटीज देते हैं, ना आप डॉक्टर्स देते हैं, ना आप बेड देते हैं, ना आप डिपार्टमेंट्स देते हैं, और आप कहते हैं कि आपका हर पेशेंट डीएचक्यू के ऊपर ट्रीट हो। ये कैसे हो सकता है? आपके ओटीज वहाँ पे टोटली फंक्शन नहीं होते, वहाँ पे कैसे सर्जरीज हो सकती हैं? जिससे बात हो रही है डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब से हेल्थ इश्यूज़ पर, के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो मरीजों को भी फेस करने पड़ते हैं, उसके साथ डॉक्टरों को भी फेस करने पड़ते हैं, इस बात को हम आगे भी जारी रखेंगे। और इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। जहाँ से हमने बात ख़त्म की थी तो वहीं से हम दोबारा शुरू करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो पैराफ्रीज के जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ से जो मरीज़ जो है कि रेफ़र होकर बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं और यहाँ पर आकर भी उनको उसी तरह से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं बहुत बड़ी तादाद में। कि जो भी मरीज़ आता है उसका यही इशू होता है कि यहाँ पर अभी मेडिसिन नहीं उस तरह से मिल रही, डॉक्टर्स उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे जिस तरह से वो पेशेंट चाह रहा होता है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा बताइए कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है देखने में कि लोगों का एक बड़ा मसला है, शिकायत है कि आप जो है कि यहाँ पर आने के बाद उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं मरीज़ों को, क्योंकि जब एक लिया से या डी खान से एक पेशेंट को लाया जाता है रेफ़र करके, तो यहाँ आने के बाद उसको उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। अच्छा सर, देखें बात यह है कि आप निस्तर के अंदर, मतलब आप इस वक्त आप निस्तर जो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उसके अंदर जाके देखें, जो मेडिसिन के वार्ड्स हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट हर इमरजेंसी के बाद पेशेंट की डबलिंग हुई पड़ी होती है। मतलब एक बेड के ऊपर दो दो पेशेंट पड़े होते हैं। वहाँ जो वार्ड्स की कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर आपकी एक्सटेंशंस लगी होती हैं बेड्स की। वहाँ पे जब हम ये काम करते हैं, हम तो पेशेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे होते हैं कि यहाँ से कोई पेशेंट वापस ना जाए, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि जिन दो पेशेंट्स को हम साथ लिटाएंगे वो आगे से हमें ये कहते हैं कि हमें अकेला बेड दिया जाए। अब बेड देना डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, बेड देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं तो हद वसा कोशिश करूंगा
कि मेरी कैपेसिटी के अंदर कितना हो सकता है मैं इस गरीब मरीज की मदद कर सकूं। वो हम इतना ही कर सकते हैं कि एक बेड के ऊपर 2 पेशेंट लिटा दें, एक बेड के ऊपर 3 पेशेंट लगा दें, वार्ड्स के अंदर जो कॉरिडोर्स हैं वो खाली, हम वहां पे बेड लगा के पेशेंट की ट्रीटमेंट करें। इमरजेंसी में मतलब ट्रिपलिंग हुई पड़ी होती है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, फैसिलिटीज देना गवर्नमेंट का काम है। आप समझते हैं कि जैसे साउथ पंजाब जो सूबा बनाया जा रहा है, इसके बाद यहाँ पर सेक्रेटरीट भी बन गया है, हेल्थ सेक्रेटरी भी यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ आके बैठ गए हैं, बाकी इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? सर देखिए, फ़र्क उस सूरत में पड़े जब ये प्रॉपर फंक्शनल हो। अब अभी तक ये 17 ग्रेड की ना रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ना उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। 16 ग्रेड तक के लोगों को जस्ट रिक्रूटमेंट भी हो रही है और बाकी जो उससे ऊपर है 17-18 वाले, उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है। अब ये रिक्रूटमेंट वाला और बाकी जो रेजिग्नेशन वाले हैं वो फाइलें इन लोगों ने इतना कम्प्लेक्स कर दी हैं कि आप पहले यहाँ पे जाएं, उसके बाद लाहौर जाएं, वहाँ से फाइल उठवाएं और मूव आउट करते करते आपको पहले जो आपका एक चक्कर में काम होता था, अब आपको 4 चक्कर लगाने पड़ जाते हैं मुल्तान और लाहौर के। अगर तो ये फंक्शनल हो जाता है प्रॉपर कि आपका हर काम, आपकी हर फाइल जहाँ पे हो, फिर तो फायदा है कि यहाँ से आपका नहीं तो वही चीज़ है कि दोबारा से वो प्रोसेस ज़रारत बढ़ा दी हमारे लिए, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं इसमें, यानी कि। तो अब आप क्या समझते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर को किया जाए कि बेहतर जो कि फैसिलिटीज़ दी जा सकें, जो आप वाईडे के लेवल पे, क्योंकि आप लोग अब बिल्कुल यंग डॉक्टर्स हैं, आप लोग इसको देखते हैं कि अभी जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं उनके अपने मफादात भी होते हैं, वो उस लेवल पे चीज़ों को नहीं डिस्कस कर रहे होते जिस तरह वाईडे जाके डिस्कस करती है। सर बात यह है कि किसी भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ये जिस तरह हम इन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी अपना कोई बिल, कोई एक्ट, कोई कानून लाने से पहले जो एक स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें अपने साथ टेबल पे बिठाएं, टेबल टॉक करें। अब मतलब 2 से 3 इश्यूज जो हमारे चल रहे हैं, मैं उनको लेके आपको बात करूंगा। पहला था हमारा नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम्स वाला, जो इन लोगों ने हमारे आने वाले यंग ग्रेजुएट्स के ऊपर, फ्रेश ग्रेजुएट्स के ऊपर लागू कर दिया है, रातों रात एक पॉलिसी बना के कि आपने ये एग्जाम देना है, इसके बगैर आपको कोई भी प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अब उसका हल ये होता है कि आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, आप स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, आप डॉक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएं, उनके बात सुने, आप उनसे सुने कि इस एक्ट के अंदर या कम्युनिटी के अंदर कौन सा अनरेस्ट है और आप उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। एनएलई जिस तरह का भी एग्जाम है, जो ये कॉपी करना चाह रहे हैं यूके को, यूएस असेंबली को, मतलब जो यूएसए का, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक एग्जाम है उनका, यूएस असेंबली, ठीक है, वो हम एग्जाम दे के जाते हैं अमेरिका में, हम प्रैक्टिस करते हैं। ये उस तरह के सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम में और पाकिस्तान के इस एग्जाम के सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये डिफरेंसेस अगर मैं बयान करने पे आ जाऊँ तो बहुत लंबा टाइम ले जाएंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एनएलई अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो 3 से 4 साल का एक टाइम ड्यूरेशन दे दें, या जो पीएमडीसी में ऑलरेडी इनरोल्ड बैचेस थे उन्हें एग्जाम्प्ट कर दें, जो आपके अंडर इनरोल्ड हो, जो एक पॉलिसी होती है जनरली, आप उनसे लें सिर्फ, और किसी से भी ना लिया जाए। दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब, वो हमारी पे इंक्रीमेंट का एक अप्रूवल दे के गए थे, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाला था, वो 18 to 20,000 था, जो पिछले 2019 से फाइनेंस डिपार्टमेंट में और हेल्थ डिपार्टमेंट में फंसा पड़ा है। इतनी मीटिंग्स हुई उसके ऊपर, हेल्थ सेक्रेटरी साहब की और उसके अलावा डिफरेंट जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे उनकी, उसमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और जिस दिन वो अप्रूव होगा, वो 2019 से लेके अब तक जितने भी पे बनते हैं वो हर डॉक्टर को मिलेगी। हम हमेशा से ये डिमांड करते आए हैं कि डॉक्टर्स की आप कैपेसिटी को देखें, उसके वर्क को देखें, उसकी एजुकेशन को देखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी पे डिसाइड करें। उसी चीज़ को देखते हुए, लेकिन यहाँ पर तो एक जनरल फार्मूला है, उसके मुताबिक पे सब जो भी डॉक्टर उसमें आ जाएगा तो उसमें लग जाएगी। एक होती है आपकी बेसिक पे, बिल्कुल, वो तो हर जो 17 ग्रेड वाला बैठा है वो उसकी सेम होगी। बाकी हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको अलाउंसेस मिलते हैं, बिल्कुल। उसी अलाउंसेस में से एक अलाउंस इन लोगों ने शामिल किया था की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का, कि एक सर्जन है, उसने एक हफ्ते में कितनी सर्जरीज की हैं, वो टाइम पे कितने बजे आया है, कितने बजे गया है, ये सारे की परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स हैं उनको मिला के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप एक इतने अच्छा काम कर रहे हैं इस पाकिस्तान में एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, आपको एक्स्ट्रा पे मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनके इस आर्डर को इम्प्लीमेंट कर दे, वो इन लोगों ने नहीं किया। दूसरा, जो तीसरा हमारा प्रॉब्लम था कि हमारी जो सेंटर इंडक्शन पॉलिसी है उसमें बजाय इसके कि जैसे डॉक्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है उसमें सीटें बढ़ाते हैं, उल्टा ये लोग उसमें ये कर रहे हैं कि सीटें कम भी करते जा रहे हैं और जो सीटें देते हैं उसमें भी अक्सर अनपेड दे देते हैं। लेकिन कदूस इसमें एक चीज़ देखें आपके, अभी जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर ये चीज़ चल रही है, परफॉर्मेंस पे बेस कर रही होती है सैलरीज।
अभी जो इंडस के अंडर जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनमें बिल्कुल। चीज़ें हैं, उसके अलावा जो बाकी प्राइवेट उसमें है, पब्लिक प्राइवेट में, उनके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, बट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ अभी नहीं हो रही, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारी अभी इवैल्यूएशन प्रॉब्लम है। अच्छा, क्योंकि इसमें फिर लोगों का इन्फ्लुएंस भी होता है, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं। अब देखें, इसमें क्या डॉक्टर्स की गलती है? डॉक्टर्स की गलती नहीं है ना, इसमें गलती है गवर्नमेंट की। आपकी इवैल्यूएशन कैसे नहीं हो सकती? मुझे ये बताएं कि जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स हैं या जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वहां पे डॉक्टर एक दिन में कितना पेशेंट चेक करता है? और उसके आप सिर्फ एक सिंपल कंपेरेबल कर लें कि 8 से 2 बजे के दौरान सिर्फ 6 घंटे के अंदर निश्तर की ओपीडी में कितने हजार मरीज चेक होते हैं। आपकी इवैल्यूएशन को चेक करने के लिए तो यही एक क्राइटेरिया भी बहुत था। ये तो जस्ट एक आपके ढकोसले हैं, छोटे से बहाने हैं गवर्नमेंट के कि हम हमारा इवैल्यूएशन प्रोग्राम ठीक नहीं है, हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे काम नहीं कर सकते, इसलिए हम पे इंक्रीमेंट नहीं देंगे। सर देखें ना, अभी इसके साथ ये जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अभी जो जो मोस्ट सीनियर डॉक्टर्स हैं, अच्छा, उनकी तरफ से लोगों को प्रॉब्लम है कि जब वो प्राइवेट क्लिनिक पे बैठते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन कर रहे होते हैं। अच्छा, जब इधर वार्ड में चले जाएं या ओपीडी में चले जाएं, वहाँ उनका बिहेवियर और उनकी चीज़ें जो मामला टोटली डिफरेंट होते हैं, वहाँ पर उस तरह से कॉन्शियसली चीज़ों को नहीं देखा जा रहा होता। अच्छा, मैं इसमें ना आपकी बात को निगेट करूंगा। वैसे अक्सर ये होता है कि हर प्रोफेशन के अंदर कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरे का पूरा जो प्रोफेशन होता है वो बदनाम हो जाता है उन चीज़ों में। मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रोफेसर साहिबान होते हैं, आप उनके वार्ड्स में चले जाएं, उनके ऑफिसेज में चले जाएं, वो अगर आप आम डॉक्टर भी हैं, आम पेशेंट भी हैं, आम स्टूडेंट भी हैं, आप कोई भी हैं, आप पेशेंट बन के जाएंगे, वो आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल से चेक करेंगे और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब हर डिपार्टमेंट में, चाहे हमारे वो लॉयर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, या हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से इस तरह की जो बातें उस पूरे डिपार्टमेंट के बारे में मशहूर हो जाती हैं। इस तरह जनरल पब्लिक का जो एक ओपिनियन बन जाती है वो फिर उन लोगों की वजह से बन जाती है, ना कि ये कि पूरे का पूरा डिपार्टमेंट खराब होता है। कद्दू साहब, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से अभी वाईडीए है, पीएमए है, इस तरह की और बहुत सी जमातें बनी हुई हैं, तंजीमें बनी हुई हैं डॉक्टर्स की, तो ये सब एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? इसकी क्या वजह है? अच्छा सर, वैसे तो आपने ये कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया मुझसे। बात सिर्फ इतनी सी है कि हर जो गवर्नमेंट होती है वो डिवाइड एंड रूल के तहत अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बरकरार रखती है, और गवर्नमेंट की पॉलिसियों को मिसअंडरस्टैंड करने के चक्कर में डॉक्टर्स की डिवीजन हो जाती है। कुछ डॉक्टर्स उनके फेवर में हो जाते हैं और कुछ डॉक्टर्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और जो मेन इसमें थोड़ी सी और चीज़ें भी आ जाती हैं कि बाज़ औक़ात एक ही बंदे के एक ही पोजीशन पे बैठ जाने की वजह से बार बार उसी सदारत के लिए या डिफरेंट पोजीशंस के लिए आने की वजह से जो नीचे वाली यंग कम्युनिटी होती है उसके अंदर एक अनरेस्ट पैदा हो जाता है, वो फिर अपना एक नया ग्रुप बना लेते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स के अंदर मतलब अभी तक यूनिटी नहीं आ रही, और हम कोशिश कर रहे हैं अभी इस इशू के ऊपर कि हम सबको यूनाइट होना चाहिए। हम जो एटलीस्ट जो हम चाह रहे हैं कि निस्तर से शुरू करें, निस्तर की जो सारी कम्युनिटीज़ हैं, जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक झंडे के नीचे आके खड़े हों और डॉक्टर्स के इश्यूज़ को एक साथ इकट्ठे लेके चलें। और हम ये पैगाम दे रहे हैं सबको कि अगर हम लोग एक साथ इकट्ठे ना हुए तो फिर उसके बाद हमारा जो हाल होगा ना, वो फिर किसी को बताने लायक भी नहीं होगा। यानी कि आपका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो डिवाइड एंड रूल के मुताबिक जो है ना कि वो कर रही है और चीज़ों, बिल्कुल। क्योंकि अभी इसमें देखें ना कि अभी क्योंकि जो पीएम है उसके अंदर जो लोग सदारत पे चले जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, अच्छा, वो अपने बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, अपने रिलैक्सेशन ले रहे होते हैं, अपने बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। इस तरह से वाईडीए के भी जो लोग हैं, बाकी जो तंजीमें बन जाती हैं, अच्छा, जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनकी अशीर बातें जो बनती हैं उनके अपने मफादात होते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने फिर वही बात करूँगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बदनाम हो जाती है। ना हमारी जो वाईडीए है वो सारी की सारी ऐसी है, ना हमारे जो अदर सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कोई ऐसी हैं। जब डॉक्टर्स के कॉमन इश्यूज़ की बात आती है, आपने देखा था एमटीआई के मौके के ऊपर सिर्फ चंद लोग ही थे जो गवर्नमेंट के हक में बोल रहे थे, वो भी गवर्नमेंट के अपने ही पाले हुए, अपने ही ग्रूम किए हुए, अपने ही फंडेड लोग थे जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा काम है, जबकि उसके अलावा उस वक्त डॉक्टर्स की एक यूनिटी थी और बेमिसाल यूनिटी थी जो देखने में आई थी। अच्छा, कि दूसरी एक चीज़ और जिस तरह से 2012-13 के अंदर देखा गया था कि वाईडीए ने जो है कि अपनी जब तहरीक चलाई थी उसके अंदर मेडिसिन का बड़ा इशू था, डॉक्टर्स इस पे वाईडीए का था
इन्फ्लुएंस के जी के हॉस्पिटल्स का मेडिसिन नहीं प्रॉपर मिल रही, पेशेंट परेशान है। अच्छा, अब उस चीज़ से जो है ना पेशेंट की तरफ से हट के वाईडी से अपने स्ट्रक्चर्स की तरफ आ गई है। अब हम इस बात को ये देखें, हम जब भी खड़े होते हैं हमने हमेशा पेशेंट केयर को मद्देनज़र रखा है। हम अगर आउटडोर स्ट्राइक कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम 10 दफ़ा सोचते हैं, हम रोड्स पे आते हैं, हम अपनी पैनाफ्लेक्स लगाते हैं, हम टीवी पे आके अपने प्रोग्राम्स करते हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी मुहिम चलाते हैं। हम पेशेंट्स की जो केयर है उसको कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते अनटिल अनलेस हमें एक्सट्रीम पे जाना पड़े। दूसरी बात कि उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करना वो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। हमारी कोई भी मूवमेंट देखें, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, कुछ भी देख लें, हम पेशेंट्स केयर को लेके हम उसमें इश्यूज लाजमी उठाते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि 2012 से लेकर 2021 तक अभी तक वही मेडिसिन की शार्टेज है, अभी तक वही बेड्स नहीं मिल रहा है, अभी तक वही वेंटिलेटर की शार्टेज है, अभी तक वही स्पेशलिटीज़ में काम नहीं हो रहा, अभी तक वही रिसर्चेज नहीं हो रही, अभी तक इस मुल्क में दवाएं नहीं ठीक आ रही। तो हम अपनी तरफ से इश्यूज रेज करते हैं पेशेंट्स के लिए। आगे से कभी कभी हमें यह भी सुनने को मिल जाता है कि भाई यू आर नॉट एमपीए, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डॉक्टर्स, यू शुड रेज अ वॉइस फॉर द डॉक्टर्स। कदुस यहीं पे चलते थे, आखिर में एक बात और भी करते जाते हैं कि एक चीज़ जो जनरली डॉक्टर्स के हवाले से सामने आती है, लोग डिस्कस भी करते हैं हम पब्लिक में, कि डॉक्टर्स मेडिसन पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीम लेवल पे लिखते हैं। एक ही चीज़ की, एक ही प्रॉब्लम की 3 से 4 मेडिसिन होती हैं, प्लस विटामिन इतने होते हैं कि देखने में है कि बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 10, 12, 15 मेडिसिन भी लिख देते हैं। लेकिन जो एक जनरल वो जो है कि यूएनओ का दिया हुआ है उसके मुताबिक ये कि 3 से 4 मेडिसिन होती हैं, वो भी मैक्सिमम लेवल पे होती हैं। ये एक बड़ा एक जो है ना कि लोगों के लिए एक इशू है। WHO के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लिखना, और या जो आपकी रीजनल लोकल कम्युनिटी होती है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी मेडिसिन चल रही होती है, हर रीजन के अंदर, हर लोकल कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट डिजीज़ की डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। कोई बीमारी अगर यहाँ पे एक एंटीबायोटिक से ट्रीट हो रही है तो साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में वो बीमारी किसी और एंटीबायोटिक से होगी, वहाँ पे रेजिस्टेंट होगी, यहाँ पे सेंसिटिव होगी, यहाँ पे सेंसिटिव होगी, वहाँ पे रेजिस्टेंट होगी। दूसरी बात जो होती है वो ये है कि अक्सर जो इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, वो पेरीफ्री से आपको मिलती हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पेरीफ्री के अंदर आपके क्वैक्स बैठे होते हैं जो अपने नाम के साथ डॉक्टर यूज़ करते हैं, और उन लोगों की वजह से डॉक्टर कम्युनिटी फिर बदनाम होती है। वो डॉक्टर्स होते नहीं हैं, वो क्वैक्स हैं जो डॉक्टर्स का नाम यूज़ कर रहे हैं, अनक्वालिफाइड पर्सन्स हैं, और उनकी वजह से डॉक्टर्स के ऊपर ये टैग लग जाता है कि आप हराम की दवाइयाँ लिख रहे हैं और पेशेंट्स के ऊपर बेजा बोझ डाल रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ देखिए हम पैराफ्रीज की बात नहीं कर सकते। हम शहरों के अंदर, बड़े शहरों में, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बाकी जगहों पे भी ये बहुत एक नॉर्मल रूटीन मैटर है। ये कोई हम इसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ क्विक्स ये कर रहे हैं, बाकी जो उसकी मेन वजह भी देख लेना। एक पेशेंट, अगर आप रिसेंट रिपोर्ट पढ़ लें कि एक डिफरेंट बैक्टीरिया के ऊपर हमारे क्वैक्स की वजह से कितनी सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो रेजिस्टेंट हो चुकी हैं। अब उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमें मेडिसिन भी चेंज करनी पड़ती है। हमने पहले एक मेडिसिन लिखी, उसके बाद हमने उसके ब्लड कल्चर कराए, उसमें से निकल आया कि इस मेडिसिन के अगेंस्ट ये जो आपका जरासीम है ये रेजिस्टेंट हो चुका है, हम उसके लिए मेडिसिन चेंज करके देंगे आपको। डिफरेंट डिजीजेस के लिए डिफरेंट मेडिसिन लिखना, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है कुछ हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, सारे दूध के धुले हुए नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारी कम्युनिटी है वो पेशेंट के ऊपर कभी नहीं सोचती कि वो बोझ बने। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस और फिर जो पहले के सारे डॉक्टर साहबान जो सीनियर्स हैं वो लोग बन के गए जो अक्सर मिडिल क्लास से उठ के गए थे। उन्हें पता है कि गरीब के ऊपर मैं बोझ डालूंगा तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, और 300-400 डेली कमाने वाले बंदे को अगर मैं 700-800 की मेडिसिन दे दूंगा तो उसके घर से सर्वाइवल, उसकी सर्वाइवल नहीं हो सकती। तो अभी इसके साथ, अच्छा ये तो चीज़ें साथ चल रही हैं, अभी वाईडीए की भी अपनी मूवमेंट्स हैं, अपनी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्स, जॉब सिक्योरिटी। तो इसके साथ साथ अभी कोविड के अंदर डॉक्टर्स का बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जो कोविड के पेशेंट्स आते थे, क्योंकि उनको फैमिलीज भी छोड़ जाती थी, तो उसको डॉक्टर्स करते थे, तो इसकी वजह से डॉक्टर्स को प्रॉब्लम भी बहुत फेस करने पड़े। तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल फंडिंग की या? अब देखें सर, बात उसमें यही थी कि गवर्नमेंट ने कोविड अलाउंस के नाम पे शुरू तो किया था, लेकिन वो डॉक्टर्स को मिला ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द जो डॉक्टर्स हैं उनको मिला ही नहीं है। कुछ इन लोगों ने कोविड कंसल्टेंट्स के नाम पे डॉक्टर्स रिक्रूट किए थे, उनमें से कुछ लोगों को मिला था। जो उसके अलावा मतलब हमारे निश्तर के अंदर आप देखें, लाहौर के अंदर आप देखें, बहावलपुर के अंदर आप देखें कि हर कोविड वार्ड के अंदर जो आइसोलेशन वार्ड हैं, कोविड के आईसीयूज हैं, वहाँ पे आपके हाउस ऑफिसर्स, आपके पोस्ट ग्रेजुएट जो रेजिडेंट्स हैं, पीजीआर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, जो कोविड कंसल्टेंट्स के तौर पे रिक्रूट नहीं हुए। उन लोगों को किसी भी तरह का कोई
इस तरह का अलाउंस नहीं दिया जा रहा कि जो उनकी कोविड के काम करने की वजह से मिल सके। लेकिन गवर्नमेंट मीडिया पे आके बार बार एक बार रिपीट करती है कि हम डॉक्टर्स के लिए ये अलाउंस दे रहे हैं, हम डॉक्टर्स के लिए ये रिस्क अलाउंस दे रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा। ये बुलंदोबाग दावे हैं जो कभी पूरे नहीं हुए गवर्नमेंट के। कद्दू साहब ये बताइएगा कि एक जो गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी एक लॉन्च कर रही थी, इस पर काफ़ी चीज़ें भी हुई, डेवलपमेंट भी हुई कि जो डॉक्टर्स हैं वो ब्रांड नहीं लिखेंगे, सॉल्ट लिखेंगे। तो उस पर डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की, उन पर शोर भी उठा के जी ये गलत हो रहा है। बट ये कि जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि जी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कहता है कि जी कि ये दिस इज बेस्ट के सॉल्ट लिखा जाए, फिर आगे ब्रांड खुद कम देखे पेशेंट। अच्छा सर, मैं इस पे ना आपसे ही एक सवाल करूँगा पहले कि अगर आपको कोई हेयर शैम्पू यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, या बॉडी स्प्रे या कोई परफ्यूम यूज़ करना पड़ता है, आप इम्पोर्टेड को तरजीह देंगे या लोकल जो बनी हुई चीज़ होगी मुल्तान की, आप उसे प्रेफर करेंगे? देखें डेफिनेटली कि क्वालिटी बेस्ड चीज़ें क्वालिटी होंगी। बेस्ड। अगर हमारे मुल्क के अंदर मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती लोकल्स की, ठीक है, तो हमें कोई एतराज़ भी ना होता कि हमें फार्मूला बेस लिखने के ऊपर। और दूसरा उसके अलावा जब हम फार्मूला लिख के देंगे तो आगे जो मर्जी होगी वो बैठे हुए मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए किसी इंसान की होगी जिसके पास लाइसेंस भी नहीं होते एक्सेस के पास, वो अपनी मर्जी से किसी भी लोकल कंपनी से बनी हुई किसी घर छोटी से घर के अंदर लोगों ने फैक्ट्री कंपनी बना लेते हैं छोटी सी, जो डिफरेंट मेडिसिन को मिक्स करके ऊपर से लेबल लगा देते हैं, वो मेडिसिन उठा के दे दे। इससे नुकसान मेरा नहीं होगा, इससे नुकसान पेशेंट का होगा। अगर तो मेरे मुल्क के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर्स की जो रेगुलेशंस है वो पूरी हो रही होती तो मुझे इस पर कोई भी इशू ना होता। अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होता मुझे इस पर कोई भी इशू ना होता। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन आप लोगों के सामने, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा है, लोग किस तरह मेडिसिन बनाते हैं और किस तरह लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो वही एक पेशेंट को अगर मैं कुछ ब्रांड या फार्मूला लिख के दूंगा, वो जा लेके चला जाएगा मेडिकल स्टोर वाले के ऊपर, और मेडिकल स्टोर वाले वो बैठे हैं मेजॉरिटी जो हमारे भाई हैं जिनके पास लाइसेंस अपना नहीं है, वो उसे जिस मर्जी जो मर्जी कंपनी की दवाई उठा के देते हैं। बाद में उसने डॉक्टर का गिरबान पकड़ना है कि आपने दवाई मुझे गलत लिख के दी थी और उस दवाई से जो भी नुकसान होगा वो मैं पूरा करूंगा, मेरी रेपुटेशन पे सवाल आएगा। हमारी कम्युनिटी के अंदर अभी तक ये अवेयरनेस नहीं आई कि दवाई देने वाला जो मेडिकल स्टोर वाला है वो रिस्पॉन्सिबल है। उन्हें तो लगता है कि जो भी दवाई लिख के जाए डॉक्टर ने किया हुआ है। इस चीज के अगेंस्ट जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर बात हुई हमारी YDA के रहनुमा अब्दुल कुद्दूस साहब से, तो उनसे भी काफ़ी सारी इस चीज़ पर डिस्कशन हुई कि लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, जो मेडिसिन के हवाले से जो डॉक्टर्स को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और इन्हीं चीज़ों को हम आगे भी आने वाले प्रोग्रामों में भी कंटिन्यू रखेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से इन मामलों को हम सामने ला सकते हैं। और इसके साथ हम कद्दू साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जी आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने अपनी आरा से भी आगाह किया। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।